बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज है बच्चों संडे, है ना। संडे माने फंडे, लेकिन पेपर आ गए तो भी हमारे फंडे को थोड़ा सा साइड करेंगे और ध्यान देंगे अपने पढ़ाई की तरफ। करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स को, ताकि वहां पर हमारे नंबर ना कटे। तो आज की स्टोरी कौन सी होने वाली है बच्चों? आज की स्टोरी होने वाली है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान जैसा। ये नाम क्यों है इतना फेमस और क्यों हम एन फ्रैंक एन फ्रैंक एन फ्रैंक इतना बार बोलते हैं? ये जो लड़की है ना बच्चों, एन फ्रैंक, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस गर्ल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जर्मनी में ना बच्चों, जर्मनी में जब होलोकॉस्ट हो रहा था, ये होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट ये है कि जब जर्मनी में हिटलर बहुत सारे लोगों को मार रहा था। हिटलर क्या कर रहा था? जब हिटलर बहुत सारे लोगों को मार रहा था, स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी के लोगों को? ज्यूज को। ज्यूज, ठीक है, ज्यूइश लोग जो थे उनको जब ये मार रहा था, तो उस समय पे ये लड़की एन फ्रैंक भी उनमें से एक थी। अब थी तो ये सिर्फ 13 साल की, और क्योंकि इसकी दादी जो थी वो गुजर गई थी और इसके पास कोई था नहीं अपने मन के भाव को बताने के लिए, तो इसके पास एक डायरी थी जिसका नाम उसने रखा था किटी। और ये जो डायरी थी ना किटी बच्चों, तो इसमें ये सब कुछ लिखती थी, अपने मन के सारे भाव इसमें लिखती थी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, या जो भी उसके मन के इमोशंस थे ना वो डायरी में लिखती थी। वो डायरी में क्यों लिखती थी? वो डायरी में इसीलिए लिखती थी बिकॉज उसका ना कोई दोस्त नहीं था, उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो अपने मन की बात को शेयर कर सके। ठीक है, जैसे मोदी जी हमारे मन की बात शेयर करते हैं, इसके पास था ही नहीं कोई मन की बात शेयर करने के लिए, ये बेचारी अकेली थी। और इसको ऐसा लगता था कि मैं अपने मन की बात ऐसे ही जाकर किसी को क्यों बता दूं, कि मैं जानती नहीं किसी को। मैं गई, मैंने बोला अरे तुझे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, और जाकर मैं उसे अपनी पूरी कहानी सुनाया। नहीं, उसने बोला ये मैं नहीं करूंगी, ये काम ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उसने बोला कि इससे बेटर कि मैं किसी और में विश्वास करूं, क्यों ना मैं डायरी पे ही विश्वास कर लूं। तो इसीलिए इसने एक डायरी लिखना शुरू किया जिसका नाम रखा इसने किटी। अब इस डायरी में वो एक बहुत ही पहला ही इंसिडेंट है, अपनी लाइफ का पहला ही इंसिडेंट वो बताती है कि उसके स्कूल में ना बच्चों क्या आने वाला था? रिजल्ट आने वाला था, जिससे हम सबको ही डर लगता है। उसके स्कूल में आने वाला था रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले ना उसके एक टीचर थे मिस्टर कीजिंग, मैथ्स के टीचर। जैसे मैथ्स तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे इसको भी मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो वो बताती है कि एक क्लास में बोलती रहती थी, बातें करती रहती थी, वो मेरे से चढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे कि चुप हो जा, मत कर बात, बट शी वॉज द काइंड ऑफ अ गर्ल जो चुप होती ही नहीं थी, क्लास में बातें करती ही रहती थी। तो ऐसे ही मिस्टर कीजिंग, इसके मैथ्स टीचर, उन्होंने ना इसको कुछ असाइनमेंट्स दिए, कुछ होमवर्क दिए। उन्होंने बोला कि तुम ना ऐसे लिखोगी। तो ऐसे करते करते उन्होंने उनसे 3 ऐसे यानी 3 निबंध लिखवा लिए। और 3 निबंध जो थे वो किसके ऊपर थे? वो 3 निबंध जो थे वो थे हमारे चैटर बॉक्स के ऊपर। चैटर बॉक्स होता जो चटर पटर बस बोलता ही जाता है, चुप ही नहीं करता। तो ये बिल्कुल वैसी थी, चुप नहीं होती थी, क्लास में बोलती रहती थी, बच्चों से बातें करती रहती थी। तो ये उसी को डिपिक्ट करते हुए एक स्टोरी है, ये कैसे इसने वो 3 ऐसों को लिखा, 3 निबंधों को लिखा और अपने टीचर को सबमिट करा। और एंड में ऐसा क्या होता है कि टीचर का मन एकदम बदल जाता है और टीचर हो जाते हैं कि अच्छा ये लड़की तो सही कह रही है, और एंड में वो उसको माफ कर देते हैं और उसे क्लास में बातें करना अलाउ कर देते हैं। सोचो, टीचर ने बच्चे को क्लास में बातें करना अलाउ कर दिया। तो ये स्टार्ट करते हैं, वही हमारा सेम पैटर्न रहने वाला है बच्चों। हम लोग समरी ऑफ चैप्टर करेंगे, फिर हम उससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एनी फ्रैंक का वर्णन है कि उसने डायरी लिखना तब शुरू किया जब उसके पिता ने उसको 13वें जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट करी। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी में चलते हैं एन फ्रैंक की। देखिए, एन फ्रैंक 1929 में पैदा हुई थी, 12 जून को। उनका बर्थडे ऑब्वियसली फिर 12 जून को ही आता है। 1941 के जनवरी में उनकी ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी की जो है डेथ हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती है और उसके पास कोई भी था ही नहीं अपनी बात करने के लिए, या किसी से जिससे वो अपने मन के भावों को शेयर कर सके, या जिससे वो अपने दिल की बात आगे जन के रख सके। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या, उसके पास कोई भी नहीं था और उनके पिताजी को भी दिख रहा था कि मेरी बेटी थोड़ी सी अकेली हो गई है। तो उन्होंने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को एक डायरी गिफ्ट कर दी।
अब जब एन फ्रैंक ने उस डायरी को लिया और उस डायरी में अपने उसको लगा कि यार मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, तो क्यों ना मैं डायरी ही लिखना स्टार्ट कर दूं, क्यों ना मैं अपने मन के भाव, अपने मन के जो भी मेरे ख्याल हैं उनको मैं डायरी में ही व्यक्त कर लूं। तो यही चीज का ध्यान रखते हुए जब उसको अपने 13वें जन्मदिन पे यानी 1941 में वो डायरी मिलती है, तो उसके बाद उसने उसी डायरी के अंदर अपने मन की बातों को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास विश्वास करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। ये हमने पहले ही देख लिया था कि जितना वो अपनी दादी से भी विश्वास करती थी या जितना उसकी अपनी दादी से बनती थी, उतना उसकी किसी से भी बात नहीं होती थी, ना उतनी उसकी किसी से अच्छी दोस्ती थी। तो उसके पास कोई था ही नहीं जिसके आगे वो अपने मन के भाव को रख सके। इसलिए उसने अपनी डायरी को अपने लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त के रूप में माना और उसका नाम किटी रख दिया। तो उसने ये माना कि मेरे पास क्योंकि और कोई दोस्त नहीं है तो क्यों ना मैं अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दूं। बिकॉज अगर आप अपने दोस्त को जाकर कोई बात बताते हो, ठीक है, आप अपने दोस्त के पास गए, आपने उसे एक बार बात बताई, उसने सुन लिया, आप दूसरी बार गए, उसने फिर सुन लिया, अब तीसरी बार गए, उसने सुन लिया, लेकिन चौथी बार जब आप जाओगे ना तो बोलेगा भाई बस कर, इससे ज्यादा मैं तेरी बात नहीं सुन सकता। वो थक जाएगा, एक दोस्त आपका जो है वो परेशान हो जाएगा कि यार मैं सेम बात इसको 100 बार बताता हूँ या बताती हूँ, लेकिन फिर इसने वही करना है, तो इससे तो बात ही करने का कोई फायदा नहीं है। यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। एन फ्रैंक को लगता है कि यार दोस्त तो ऐसे ही है, कभी सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन डायरी, उसको एक ही बात को अगर मैं 100 बार बोलती हूँ, 1000 बार बोलती हूँ, तो शायद मेरी डायरी, या शायद क्या 100% मेरी डायरी मुझे वो बात बताने को मना नहीं करेगी। तो क्यों ना मैं अपने सारी ही मन की बातें अपनी डायरी को बताऊं, क्योंकि लोगों को बताने का तो कोई फायदा नहीं होता है। वह लिखती है कि दादी के गुजर जाने के बाद उन्होंने उनको बहुत मिस किया। उनकी दादी के जाने के बाद उन्होंने उसको बहुत याद आई अपनी दादी की। 20 जून 1942 यानी 42 में उसने अपनी पहली डायरी की प्रविष्टि में उन्होंने अपने स्कूल जीवन का वर्णन किया है। यानी अपनी पहली डायरी जो उन्होंने 20 जून को लिखी है उसमें वो अपने स्कूल के वर्णन के बारे में बताती हैं कि स्कूल में उनका दिन कैसे गया। लेकिन इससे पहले भी आप लोग एक चीज को खास ध्यान रखेंगे कि एन फ्रैंक की दादी से बहुत बनती थी। जब उसके माँ बाप अलग हो गए थे, यानी जब वो लोग हॉलैंड रहने चले गए थे, तो मार्गरेट जो एन की बड़ी बहन थी और एन, ये दोनों की दोनों अपनी दादी के साथ एशन नाम की एक जगह में, कौन सी जगह थी वो, एशन नाम के एक जगह में जाकर रह रही थी। तो पहले उनकी बड़ी बहन मार्गरेट गई, वो नवंबर में गई थी, और उसके बाद एन फ्रैंक फरवरी के अंदर अपनी बहन के बर्थडे प्रेजेंट के नाम पर अपने उनके वहां पर चले गई। जैसे उस दिन कक्षा में, अच्छा अब ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनकी स्टोरी के ऊपर। तो वो 20 जून का वर्णन करती हैं जिस दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। वो कहते हैं उस दिन कक्षा में बहुत ज्यादा हसल बसल थी या हलचल थी, इसको हम लोग इंग्लिश में हसल बसल कहते हैं। तो वो कहती है कि उस दिन क्लास में ना बहुत ज्यादा हसल बसल थी, क्लास में बड़ा शोरगुल हो रहा था, बिकॉज बच्चों में शर्तें लगी हुई थी कि कौन बच्चा पास करेगा, कौन सा बच्चा फेल हो जाएगा। क्योंकि शिक्षकों की एक बैठक हो रही थी जहां यह तय किया जाना था कि छात्र को पदोन्नत किया जाएगा या फिर पदावनत, विच मीन्स कि बच्चे को पास किया जाएगा कि अगर उसको पास करेंगे या करेंगे उसको फेल, या तो उसको अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा या उसको इसी क्लास के अंदर रोक लिया जाएगा, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, उसको नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे या फिर उसको रिपीट करवाएंगे वो साल। ये सब इस बारे में उस मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा था। तो इन्हीं बातों पर बच्चों की शर्त लगी हुई थी। एनी फ्रैंक केवल अपने एक विषय में मैथ्स के लिए डरी हुई थी। मुझे पता था कि वो कहती है कि मैं और मेरी दोस्त, मुझे पता है कि हम लोग पढ़ने में इतने अच्छे हैं कि हम तो पास हो ही जाएंगे, हमें नंबरों की कोई टेंशन नहीं है। उन्हें बस मैथ्स विषय के अंदर डर लग रहा था कि यार उस टीचर से उसकी बनती नहीं है, तो शायद से वो कहीं उसको फेल ना कर दें। वह भी इसलिए क्योंकि वह मास्टर कीसिंग को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उन्हें अतिरिक्त होमवर्क देते थे, क्योंकि वह बहुत बातें करती थी। और उसे डर इसीलिए था बिकॉज मिस्टर कीसिंग से ना तो एन की बनती थी और ना एन की मिस्टर कीसिंग से बनती थी, बिकॉज इन दोनों के बीच में टसल रहती थी। एन क्लास में बहुत बोलती थी, मिस्टर कीसिंग को बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो वो एन को टोकते थे कि एन चुप हो जा, एन चुप हो जा, एन चुप हो जा। एन चुप करती नहीं थी, मिस्टर कीसिंग डांटते रहते थे। उसी वजह से जब मिस्टर कीसिंग को लगा कि डांटने का तो कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने एन को असाइनमेंट दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे होमवर्क असाइनमेंट दे दिया कि लो भैया ये रहा तुम्हारा होमवर्क असाइनमेंट, तुम्हें वो होमवर्क असाइनमेंट अब करना होगा। उन्हें विषय दिया गया एक चैटर बॉक्स। उन्हें क्या पहला विषय मिला, उन्हें विषय मिला चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना कौन होते हैं। चैटर बॉक्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, द वन हु स्पीक्स
वेरी मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, और उस पर उन्हें अपना पहला निबंध लिखना था। अब वहां पर देखो, अब उन्हें जब निबंध लिखने की बारी आई, पहले निबंध लिखने की बारी आई, तो उन्होंने लेटर का विषय लिखा, अपने निबंध का विषय लिखा और बैग में कॉपी रखी और घर चली गई। जब रात को वो बैठी और उन्हें लगा अपना बैग लगाने लगी, तब उन्हें याद आया, अरे मुझे तो मिस्टर कीजिंग ने होमवर्क दिया था। और फिर वो अपनी डायरी निकालती है और सोचने लगती है, यानी डायरी, अपने स्कूल की डायरी निकालती है और सोचने लगती है कि यार मैं क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या लिखूं इस डायरी के अंदर कि मेरी बात जो है वो सही हो जाए, कहीं मैं ज्यादा बिकॉज वो कहती है कि देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं काम करने के, एक काम तो मैं ये करूं कि मैं बहुत सारे स्पेसेस छोड़ दूं, ठीक है, मैं काम में बड़े सारे स्पेसेस छोड़ दूं, ठीक है, या मैं बड़ा बड़ा लिखूं। तो इसे ये काम तो कोई भी कर सकता है, बड़ा बड़ा लिख के, मतलब आई एम एन फ्रैंक, तो उसने बोला कि ऐसे मैं करके जगह तो बड़ी सारी घेर लूंगी काम के अंदर, लेकिन उससे होगा क्या, लिखा मैंने कुछ है नहीं, मैंने जो आर्ग्यूमेंट दी होंगी वो बहुत ही इररेलेवेंट होंगी और बेकार होंगी। तो उसने बोला कि ये सब लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जिससे मैं मिस्टर कीजिंग को ये चीज दिखा सकूं कि नहीं सर, बातें करना कुछ गलत काम नहीं है। यानी वो क्या करना चाहती थी, वो कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट देना चाहती थी, वहां पर कुछ ऐसा वैल्यूएबल पॉइंट देना चाहती थी जिससे वो अपनी बात को मिस्टर कीजिंग के आगे सही प्रूव कर सके कि सर अगर मैं बातें करती हूं तो वो गलत नहीं है। तो अब देखते हैं उसने पहली आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा। उन्होंने यह लिखकर अपनी ज्यादा बात करने की आदत को सही ठहराने का फैसला किया। उसने डिसाइड किया कि वो निबंध लिखेगी और उसके अंदर अपनी बात करने की जो आदत है ना, उस पर माफी ना मांगकर ये बोलेगी कि वो बात करने का बाद जो आदत है उसको वो बिल्कुल ठीक है। तो उसने सबसे पहला बात क्या लिखी, उसने लिखा कि बात करना छात्रों का गुण है। अब बच्चे बात नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े बात करेंगे। उसका कहना यह था कि सर बातें तो बच्चे करते ही हैं, बात करना कोई बुरी बात तो है नहीं, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं बात तो करूंगी ना। अगर मैं बात ही नहीं करूंगी, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। और उसने बोला कि अगर मैं कोशिश करूंगी भी ना इसको नियंत्रित करने की, तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करना भी मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरी माता जो है ना, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा बातूनी है। तो उसने बोला माई मदर इज ऑल्सो अ चैटर बॉक्स, माई मदर, चैटर बॉक्स नहीं टॉकेटिव कर देंगे, माई मदर इज ऑल्सो टॉकेटिव। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पेरेंट्स के जो आदतें होती हैं वो हमारे अंदर भी आ जाती है। तो उसने भी ये बोला कि मेरे मम्मी भी तो बात करती हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, तो मैं कोशिश कर भी लूँ ना सर कि मैं क्लास में बातें नहीं करूँगी, मेरी मम्मी से जो हैबिट मेरे अंदर आई हुई है, जो जीन्स मेरे अंदर आ रखे हैं, जो हेरिडिटरी है मेरे अंदर कि मैं बोलूँगी, वो मेरे जेनेटिक्स है। जैसे मेरे मान लीजिए मेरे मम्मी या मेरे फादर के साइड से, जैसे मान लीजिए मेरे फादर के साइड से मेरे में थोड़ा सा टेम्परामेंट का है, मतलब आई एम अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो इफ आई से कि वो ट्रेट मेरे पापा का है। मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ, तो वो ट्रेट मेरी मम्मी का है। नॉट दैट कि मेरे पापा काइंड हार्टेड नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए कि द ट्रेट पर्सन हैव, यू नो, पीपल हैव वेरियस ट्रेट्स, लोगों के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट का मतलब हो गया उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं कि ठीक है ये उनका पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, हम ऐसे हैं, ये हमारी खासियत है, ये हमारी खूबियां हैं जो हमारे अंदर इस पर्सन से आई है। वैसे ही एन कहती है कि मेरी माता से मेरे अंदर एक चीज उन्हें विरासत में मिली है, यानी उन्हें हेरिडिटरी मिली है, और वो है उनकी बातें। तो इसी सेज कि मैं कोशिश कर भी लूँ ना चुप रहने की, तो शायद मैं चुप नहीं रह सकती। तो पहली बात उसने पहले उसमें क्या बोली, पहले लेटर के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो आई एम एन फ्रैंक को हटाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट ऐसे के अंदर क्या लिखा, उसने पहली चीज लिखी टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने लिखा कि बातें करना जो है ना वो एक बच्चे की ट्रेट होती है, उसकी हैबिट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट उसने ये दिया, शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, शी इनहेरिटेड टॉकेटिवनेस फ्रॉम हर मदर। उसने ये बातें करने की आदत जो है ये अपनी मम्मी से ली है। तो पहले बारी में उसने ये सब लिखा। मिस्टर कीजिंग ने उनके निबंध का आनंद लिया क्योंकि वह प्रफुल्लित करने वाला था। उन्हें बड़ी अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब ये जो लिख कर लाई है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स लिख कर लाई है, ये कोई ऐसी फालतू की बात लिख कर नहीं लाई।
कुछ दिनों बाद मिस्टर कीजिंग ने उसे फिर एक निबंध लिखने के लिए कहा, क्योंकि वो क्लास में थोड़े दिन चुप रही, फिर उसने बातें करना शुरू कर दिया। अब मिस्टर कीजिंग के लिए वापस से उस बात को संभालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने उसे एक और विषय दिया, और इस बार में विषय था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। ये वैसे इनसोरिटेबल है, इसको इनकॉरिजिबल कर देना, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज जो करेक्ट नहीं की जा सकती, सही नहीं की जा सकती। कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला कि वो एक इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स है, यानी एक ऐसी बातूनी लड़की है जिसे कभी भी सुधारा नहीं जा सकता, वह सुधर नहीं सकती। एन फ्रैंक ने इस बार भी अपना निबंध पूरा किया, और कुछ दिन तक मिस्टर कीजिंग ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि भैया वो फिर से अच्छा निबंध लिख कर लाई थी। अब आती है तीसरी बारी, लेकिन 2-3 व्याख्यानों के बाद उन्होंने उस विषय पर एक और निबंध लिखने को दे दिया, और इस बार वो उससे इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि इस बार उन्होंने उसको एक टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। उन्होंने दिया क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। अब क्वैक क्वैक कौन करता है? डक करती है, राइट, और वो लगातार क्वैक 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 करती रहती है, और वो आवाज इरिटेट करती है। तो मिस्टर कीजिंग ने उसको इस बार ये निबंध लिखने को दिया, ये बताने के लिए कि उसकी आवाज बड़ी ही कानों में चुभने वाली है, और वो जब देखो एक डक की तरह क्वैक क्वैक करती रहती है, बोलती रहती है, और उसको बोलने के अलावा कुछ भी काम नहीं आता। वो सिर्फ बोलती है क्लास में और सब लोगों को परेशान करती है। तो इसीलिए इस बार वो एक ऐसे लिखेगी जिसका टाइटल क्या है? जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। अब जैसे ही क्लास के बच्चों ने सुना क्वैक क्वैक, तो वो तो हंसने लगे एन के ऊपर, उनको तो बड़ा मजा आया, वो सब हंस रहे हैं, और एनी भी हंसने लगी अपने ऊपर कि ठीक है ओहो मेरा मजाक बन रहा है। बट कहीं ना कहीं उसने अपने दिमाग में पक्का कर लिया था कि अच्छा अब मैं इनको बताऊंगी कि काम कैसे होता है। एंड शी वाज लाइक कि ठीक है अब मैं आपको हैंडल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरा मजाक उड़ाया ना, आपने मेरे को बोला ना क्वैक क्वैक क्वैक, कोई नहीं, अब क्वैक क्वैक आपको करके बताएगी कि क्वैक क्वैक होता कैसे है। तो इसने बिल्कुल ठान लिया था कि इस बार ना वो कुछ अलग सा लिखेगी कि फाइनली अब तो मैं मिस्टर कीजिंग को चुप कराई दूंगी कि सर बातें करने में ना कुछ गलत बात नहीं है। इस बार एनी फ्रैंक ने निबंध एक अलग तरीके से लिखने का फैसला किया, क्योंकि वह चाहती थी कि इस बार मिस्टर कीजिंग पर मजाक मिस्टर कीजिंग पर हो, ना कि खुद पर। उसे वो बड़ा बुरा लगा था कि मिस्टर कीजिंग ने जब उसका क्लास में मजाक बनवाया था क्वैक क्वैक करके, लेकिन वो हंस पड़ी कि चलो टाल देती हूँ, कि चलो जब सही मौका आएगा तो इनको बताऊंगी। तो उसने सोच लिया था कि दिस टाइम द जोक शुड बी ऑन मिस्टर कीजिंग एंड नॉट ऑन हर। उसकी सहेली सेन ने, उसने अपनी सहेली सैन को बोला, जो कविता लिखने में काफी अच्छी थी, उसने उसे बोला कि एक काम करो तुम ना मेरे को एक लिखने में हेल्प करो। तो उसने उसे एक वर्ड्स लिखवाया, कुछ पोएम्स की लाइन लिखवाई, जिससे उसकी वो पूरा ऐसे तैयार हो गया। तो एनी फ्रैंक ने उसमें क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। उसमें ना उसने एक मादा बतख का व्याख्यान किया और बोला कि उसके ना कुछ छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे, ठीक है। उसने बताया कि उसे कुछ छोटे छोटे डक्स के बच्चे थे, और उसका जो हस्बैंड था ना वो एक स्वैन था, ठीक है, वो एक सुंदर सा वाइट सा स्वैन था। अब जब भी वो डक्स के बच्चे क्वैक 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 करते तो वो जो स्वैन था ना वो बड़ा इरिटेट हो जाता। वो ऐसा होता कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब शोर ही मचा रखा है इन्होंने, तो कुछ ढंग का काम कर ही नहीं रहे हैं। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता था। तो वो स्वैन ने क्या किया, स्वैन ने ना उन छोटे छोटे डकलिंग्स को ना काटना शुरू किया गले पे, कि काटते गए काटते गए काटते गए, और तब तक काटा जब तक कि उनकी आवाज ना चली जाए। तो यहां से वो क्या सिखाना चाह रहे थे मिस्टर कीजिंग को, यहां से वो मिस्टर कीजिंग को ये सिखाना चाह रहे थे, जिसमें पता नहीं उनका गला काट लिया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अधिक बुदबुदाते थे या क्वैक 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 करते थे। जब मिस्टर कीजिंग ने, अब इस लाइन में देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो स्वैन है ना बच्चों वो कौन हो गए, वो मिस्टर कीजिंग हो गए, और बच्चे कौन हो गए, यहाँ पर बेबी डकलिंग कौन है, यहाँ पर बेबी डकलिंग की जगह पे वो चाहती थी कि वो समझे कि एन खुद है, यहाँ पर जो एन है हमारी वो बेबी डकलिंग है। अब वो क्यों दिखाना चाहती थी, वो ये दिखाना चाहती थी कि मिस्टर कीजिंग जो अलग है बिल्कुल, जो बड़े हैं, वो समझ ही नहीं सकते ना बच्चों की आवाज। अब डक का काम क्वैक क्वैक करना ही तो है, अगर वो अपनी नेचुरल साउंड ही नहीं क्रिएट करेगा, वो क्या नहीं करेगा, अगर वो अपनी नेचुरल साउंड ही क्रिएट नहीं करेगा तो फिर तो वो मर जाएगा, ऐसे तो डक होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वही कहती है अगर वो बच्ची है तो वो बात तो करेगी ना, इफ शी इज अ बच्ची, इफ शी इज अ गर्ल, तो बात तो करना बनता है, बात तो वो करेगी। तो इसीलिए वो ये कहती है कि वो एक बेबी डकलिंग और वो उसकी नेचुरल साउंड है, और मिस्टर कीजिंग जो है ना वो एक स्वैन की तरह है जो फालतू में उनकी नेचुरल साउंड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब मिस्टर कीजिंग ने इसे पढ़ा तो उन्होंने मजाक को सही तरीके से लिया, यानी वो समझ गए कि एन क्या समझाना चाहती थी, और उसी दिन से उन्होंने एनी फ्रैंक को कभी भी अतिरिक्त होमवर्क करने या कक्षा में चुप रहने के लिए नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन्होंने उसको डांटना बंद कर दिया और उसको ज्यादा होमवर्क भी देना बंद कर दिया, बिकॉज इस तरीके से जो मिस्टर कीजिंग थे वो क्या कर रहे थे, मिस्टर कीजिंग वॉज स्टॉपिंग द चाइल्ड फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिट। अब बच्चे बातें नहीं करेंगे क्लास में, डक्स अगर क्वैक क्वैक नहीं करेंगी तो कौन करेगा, वैसे ही क्लास में बच्चे बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आ जाते हैं अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो कहते हैं व्हाट मेड राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। जब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था ना बच्चों, तो वो कहती है कि डायरी लिखना उसके लिए काफी स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस था। ऐसा उसने क्यों कहा? अब वो कहते हैं राइटिंग अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज उसने आज से पहले कभी भी कुछ भी नहीं लिखा था किसी भी डायरी के अंदर, तो उसके लिए अजीब अनुभव था क्योंकि उससे पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा था। इन एडिशन इसी के साथ साथ उसको ये भी था कि आगे जाकर जब वो बड़ी हो जाएगी तो किसी को भी ना वो खुद और कोई और भी शायद कभी उसकी डायरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एन फ्रैंक की डायरी जब मिली थी तो वो पहला अकाउंट था या पहली ऐसी बुक थी या पहला ऐसा वन ऑन वन कन्वर्सेशन या वन ऑन वन लिखा हुआ कुछ प्रूफ था कि होलोकॉस्ट के टाइम पे, यानी हिटलर ने जब लोगों को मरवाया था तो उस टाइम पे चीजें कैसे चल रही थी। इसके अलावा उसने सोचा कि बाद में कोई भी, जिसमें वह खुद भी शामिल है, एक 13 वर्षीय स्कूल छात्र के चिंतन की दिलचस्पी किसको ही होगी, उस चीज के बारे में कौन ही सोचेगा। वाई विल एनीबडी थिंक ऑफ हर, यानी उसने क्या उसकी जिंदगी में हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या है क्या नहीं। नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। उसकी चिंतन में, उसकी बातों में बाद में जाके कोई कहाँ ही इंटरेस्टेड होगा। तो ये बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। Why did Anne want to keep a diary? अब हमें पता है कि एन को डायरी क्यों रखनी थी। एन की डायरी रखने के 2 रीजन थे, एक तो उसकी दादी की डेथ हो गई थी और क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी दादी से ही बनती थी, अब वो कोई था नहीं, और दूसरा उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपने मन की बातों को रख सके। तो उसके मन में बहुत सारी बातें थी जिनको वो लोगों से करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई था नहीं। Anne wanted to keep a diary because she did not have any true friend. उसके पास अपना कोई सच्चा मित्र नहीं था जिसमें वो कन्फाइड कर सके, यानी जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, जिसपे वो विश्वास कर सके। Besides, उसको पता था कि पेपर में ज्यादा पेशेंस होती है लोगों से। ये लाइन हमने कर ली ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि अगर आप किसी को अपने मन की बात बताते हो वो 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, लेकिन 5वीं बार वो आपको मना कर देगा। लेकिन पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो आपकी बात को सुनता जाएगा। आप एक बात को 100 बार भी बोलोगे वो 100 बार भी सुनेगा। तो शी कुड राइट हर इनरमोस्ट थॉट्स, एंड क्योंकि वो उसकी डायरी है जो उसमें से कोई जज नहीं करेगा, वो क्या है, वो नॉन जजमेंटल है डायरी। तो जो भी उसके मन के अंदर आएगा वो उसके अंदर लिखती जाएगी। एंड द फीलिंग्स ऑफ द डायरी विदाउट वरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि कोई उसे बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि उसके विचारों पर सामने वाला क्या टिप्पणी दे सकता है। उसी वजह कि ठीक है, मेरे विचार, मेरी मर्जी, माई लाइफ, माई रूल्स, माई गमला, माई फूल्स, तो जो करना होगा मैं खुद करूंगी, मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। Why does Anne think she can confide more in her diary than people? Anne को ऐसा क्यों लगता था कि डायरी से बात करना, अपने डायरी की तुलना में, लोगों से बात करने की तुलना में उसकी डायरी उसे अधिक विश्वासु लगती थी? ऐसा क्यों था? या what does Anne wish to convey by saying that paper has more patience than people? Anne कहकर क्या संदेश देना चाहती थी कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है? इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है? एन को ये लगता था शी कैन कन्फाइड मोर इन हर डायरी, कि वो अपनी डायरी को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है। पहली बात तो यहाँ पर कोई उसको जज करने वाला नहीं है, वो जो चाहे उसमें लिख सकती है क्योंकि उसे कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो जो भी ख्याल रहेंगे वो यहाँ तक रहेंगे और डायरी में रहेंगे, उसके अलावा वो बाहर नहीं जाने वाले। बिकॉज शी बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि आप एक चीज को 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, एक ही चीज का गाना 1000 बार गाओ, वो पेपर एक भी बार आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, चूंकि आवाज नहीं आएगी। आप जो चाहो लिख सकते हो, जितनी बार चाहो लिख सकते हो। शी कैन पोर ऑल हर फीलिंग्स आउट on it without worrying about the types of things she would share with it, and वो बिना कुछ सोचे समझे कि वो किस तरीके की बातें लिख रही है, वो जो चाहे उसमें लिख सकती है without having the fear of being
जज्ड, कि कोई आकर उसको जज करेगा या कोई उसको समझेगा कि ऐसी है वैसी है। This would relieve her of the burden of such things which she cannot share with people। और ये देखा जाए तो एक तरीके से इस बर्डन को ये उसके मन से इस चीज का बोझ उतार देगी जिस चीजों को वो लोगों से शेयर नहीं कर सकती, किसी भी चीज के डर से कि लोग अच्छे नहीं हैं, वो बातें पास कर देते हैं, या वो विश्वासु नहीं है, वो विश्वास करने लायक नहीं है। उन सब चीजों को वो अपने मन से हटा सकती है, उन सब चीजों को वो अपने मन से साइड करके डायरी में जो चाहे लिख सकती है बिना किसी चीज के डर के। उसे किसी से भी डरने की या उसे किसी चीज के भी बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहे जैसा चाहे लिख सकती है और उसे कोई भी रोकेगा नहीं। एक सेकंड देना बस। अपनी डायरी शुरू करने से पहले ना बच्चों, अब जैसे आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि अरे तुझे पता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे को ऐसा मिला, आज मुझे वैसा मिला। तो हम दोस्तों को पूरी स्टोरी बताने से पहले एक बैकग्राउंड बता देने कि तुझे पता मैं यहाँ गया था, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा आया। तो जिस तरीके से हम पूरी स्टोरी बनाते हैं ना अपने दोस्तों को बताने से पहले, एन के लिए अपनी डायरी किटी वो भी एक दोस्त के समान ही थी। ठीक है, उसे कोई दोस्त नहीं था तो उसने डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया। अब क्योंकि उसके पास अपना कोई दोस्त नहीं है और अपने मन के सारे भाव वो डायरी में देने वाली है, तो यहाँ पर भी वो डायरी को सारी चीजें बताएगी। तो जैसे हम अपने दोस्तों को कोई भी कहानी बताने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वैसे इसने भी यही किया। यहाँ पर इसने भी डायरी में एक एक चीज को नोट किया, एक एक चीज को लिखा, बताया, अपने मन के भावों को सामने रखा कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हुआ है और मेरी डायरी ऐसा ऐसा चल रहा है। Why does Anne provide a brief sketch? यानी एन ने औपचारिक रूप से अपनी डायरी लिखने से पहले अपने जीवन की संक्षिप्त विवरण क्यों दिया, यानी उसने शॉर्ट स्केच क्यों दिया अपनी लाइफ के बारे में। या वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में बताते हुए से पहले क्यों लिखना पड़ा। क्या किटी को वो एक इनसाइडर, क्या वो उसे अपना अंदर वाला इंसान या बाहर अंदरूनी या बाहरी व्यक्ति उसे वो क्या मानती थी। तो कहते हैं एन ने एक ब्रीफ स्केच दिया अपनी लाइफ का डायरी शुरू करने से पहले किटी को, बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर वो बैकग्राउंड नहीं बताएगी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि भैया वो क्या कहना चाह रही है। कि किटी जो है वो उसके लिए एक लिविंग बीइंग जैसी थी। किटी उसके लिए एक ऐसी दोस्त है उसकी जो जिंदा है, तो वो यार ये तो जिंदा है ऐसे वाला। तो वो चाहती थी कि वो उसको अपनी लाइफ का एक बैकग्राउंड दे, अपनी लाइफ का एक बैकड्रॉप दे कि ऐसा ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ था और अब चीजें ऐसी ऐसी चल रही हैं। तो वो चाहती थी कि जैसे हम ट्रू फ्रेंड को, एक सच्चे दोस्त को अपने मन की बातें बताते हैं, वैसे ही वो अपनी डायरी को भी सारी चीजें बतानी चाहती थी। और उसकी डायरी उसके लिए एक इनसाइडर थी, यानी एक अंदरूनी व्यक्ति थी, एक क्लोज इंसान थी, अ क्लोज पर्सन जिससे आप अपने मन के सारी बातों को शेयर करते हो। तो इसीलिए शी वांटेड टू शेयर एवरीथिंग विद हर, जो भी उसके मन में आ रहा था कि मैं इसको तो बताऊं कि मेरे मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। वो कहते हैं हाउ वर एन्स बर्थडे सेलिब्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1941 एंड 1942। एन की 1941 की सेलिब्रेशन और 1942 की सेलिब्रेशन में क्या फर्क था, और हमें कैसे पता लगता है कि उसको अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार था। या वो कहते हैं कि 1941 के बर्थडे में कम सेलिब्रेशन क्यों थी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। एन की ग्रैंड मदर जो थी ना, 1941 में उनका एक ऑपरेशन हुआ था। अब क्योंकि ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी और एन की अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो उसको उचित नहीं लगा कि यार ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो इसीलिए एक छोटी सी बच्ची ने उस साल अपना बर्थडे सही से सेलिब्रेट नहीं किया, इस चीज़ में कि यार मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपनी दादी से बहुत अटैच्ड हूँ, तो उनके बिना मैं अपना बर्थडे कैसे मना लूँ। अनफॉर्चुनेटली जनवरी 1942 में उसकी ग्रैंड मदर का निधन हो जाता है एंड अ डेथ मेड एन वेरी सैड। अब क्योंकि उनको, अब एन की दादी जो चली गई अब इस दुनिया से, उनका जो लॉस था, उनको जो ना होने का जो लॉस है एन के लिए, वो बहुत ज़्यादा दुखदायक है। उसे बड़ा ही, उनकी जो मृत्यु का जो लॉस है उससे वो बड़ा ही दुखी हो जाती है। वह बहुत उन्हें याद है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती थी। इसीलिए 1942 में जब उनका बर्थडे आया, द ईयर व्हेन शी गॉट डायरी, जिस साल उन्हें डायरी मिली है, द ईयर शी गॉट द डायरी, जिस साल उन्हें वो डायरी मिली, उस साल उसने डिसाइड किया अपने ग्रैंड मदर को याद करने के लिए उसने अपने बर्थडे पे एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट,
एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि भले ही आप अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप सामने नहीं है लेकिन दिल में है ग्रैंड मदर, ये चीज को दिखाने के लिए एन ने उस साल अपने बर्थडे केक पे अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक बर्थडे कैंडल लगाई थी। ठीक है, उस साल उसने अपनी ग्रैंड मदर के लिए बर्थडे कैंडल लगाई थी। समझ में आ गया बच्चों? Who was Mrs. Cuperus and how was Anne's relationship with her? Mrs. Cuperus कौन थी और उनका कैसा रिलेशन था एन के साथ? मिसेस क्यूपरस जो थी ना, वो एन की लविंग और बड़ी ही अफेक्शनेट सी टीचर थी, जो उनकी 6th क्लास में हुआ करती थी। ठीक है, उनके 6th फॉर्म की टीचर थी। श्रीमती क्यूपरस उनके 6ठे रूप में या 6ठी क्लास में एनी की प्यारी और स्नेही शिक्षिका थी। वह प्रधानाध्यापिका यानी शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, वो वहाँ की हेड टीचर थी। हेड मिस्ट्रेस या हेड टीचर भी कह सकते हो। शी वॉज द हेड ऑफ ऑल द टीचर्स एंड वॉज डिवोटेड टू हर स्टूडेंट्स, और अपने बच्चों के लिए उनकी जिंदगी मान लीजिए समर्पित थी। एन को वह बहुत अच्छी लगती थी एंड वो दोनों जो थे, जब एन को स्कूल से जाना पड़ा, जब एन को अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, तो मिसेस क्यूपरस और एन दोनों रो पड़े। एनी वास्तव में उनसे बहुत प्यार करती थी और साल खत्म होने पर उन दोनों को अश्रुपूरित विदाई हुई, यानी दे बोथ वर क्राइंग, वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। दे बोथ वर क्राइंग, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे जब उन दोनों को चेंज होना पड़ा। इससे ये पता लगता है कि एन की ऐसा नहीं कि टीचर से बनती नहीं थी, एन की टीचर से बनती थी, बस वो मिस्टर कीजिंग थे जिससे उसकी बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं थे। मिस्टर कीजिंग कौन थे? वो अनॉयड क्यों थे एन से, और उन्होंने एन को क्या करने को बोला? कीजिंग जो थे ना, वो एन के मैथ्स के टीचर थे, ये हमें पता लग ही गया। वो बड़े ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, वे बड़े सख्त अनुशासक थे कि भैया नहीं, मेरे को क्लास में शांति चाहिए तो चाहिए, और वो क्लास में किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन या क्लास में किसी भी तरीके का व्यवधान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते ही नहीं थे क्लास के अंदर कोई भी शोरगुल, हंसी मजाक कुछ भी ना हो, वगैरह जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम पढ़ो। However, Anne talked so much कि मिस्टर कीजिंग got annoyed with her, लेकिन एन क्लास में इतना बात करती थी कि मिस्टर कीजिंग जो थे ना, वो उससे गुस्सा हो गए कि नहीं यार, इसको मैं ऐसे बच्चों को तो अपनी क्लास में रख नहीं सकता। बहुत सारी वार्निंग्स के बाद उन्होंने उन्हें एक असाइनमेंट दे दिया कि तुम जाओ और चैटर बॉक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा होमवर्क लिखकर लाओ, तुम्हें एक एक्स्ट्रा निबंध लिखना पड़ेगा चैटर बॉक्स के ऊपर। तो एन ने अपने आप को चैटर बॉक्स होने में कैसे जस्टिफाई किया? पहले ऐसे में चैटर बॉक्स में एन ने बोला कि टॉकिंग एक स्टूडेंट ट्रेट है, ये हमने वर्ड लिख लिया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ट्रेट है, और वो ट्राई करेगी अपना बेस्ट टू कीप हर टॉकिंग अंडर कंट्रोल, कि वो उसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करेगी। बट उसने बोला कि वो शायद ही कभी अपने आप को इस चीज से सही कर पाएगी, क्योंकि ये हैबिट जो है ना, ये उसने इनहेरिट करी, यानी उसे उसमें मिली है, वसीयत में मिली है फ्रॉम हर मदर, जो खुद बहुत ज्यादा बात करती थी। तो जैसी मम्मी वैसी बेटी, अगर मम्मी बहुत ज्यादा बोलती थी तो एन भी चुप नहीं रह सकती, वो भी कहाँ से चुप रहेगी। तो एन का जो थर्ड असाइनमेंट था, उसने बोला था कि मैं कुछ ओरिजिनल लेकर आऊंगी, कुछ डिफरेंट लेकर आऊंगी, कि मिस्टर कीजिंग का जो मेरे पर जो मजाक बना रहे ना, मैं इन्हीं पे बना के जाऊंगी। या वो कहते हैं कमेंट ऑन द वे कि किस तरीके से एन ने थर्ड टॉपिक को हैंडल किया जब उन्होंने उसको बोला क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स को यूनिक बनाने की जब बात आती है। वो कहते हैं किस तरह से एनी ने तीसरे विषय पर टिप्पणी की जिस पर श्री कीजिंग ने उसको लिखने के लिए कहा था। एन क्यों चाहती थी कि उसका निबंध क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स अद्वितीय हो, यानी इस बार वो कुछ यूनिक हो, कुछ डिफरेंट हो। तो वो कहते हैं एन चाहती थी कि वो कुछ यूनिक और ओरिजिनल लेकर आए, कुछ अलग सा और कुछ अद्वितीय और काफी मौलिक लेकर आए, ताकि जो मिस्टर कीजिंग इतने टाइम से उसका क्लास में मजाक बना रहे हैं, ये वो आगे से ना करे। उसने अपने दोस्त सैन को बोला कि तुम मेरी हेल्प करो, कि आओ और मेरे को हेल्प करो कि मैं कैसे इसको लिखूं। देखो इंग्लिश और हिंदी में ना ये सन्ने हो जाता है, बट ये सन्ने नहीं है, ये सैन है, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को बोला सैन को कि तुम आओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी पोएट्री लिखती हो, तुम कविता बहुत अच्छी रचना करती हो कविता की, तो तुम आओ और मेरी मदद करो, एक पोएट्री लिखते हैं। ये पोएम जो थी ना, ये एक जोक था, ये एक मजाक था उसके टीचर के ऊपर, जहां पर वो एक कहानी सुनाती है एक मदर डक की और एक फादर स्वैन की, उनके 3 बेबी डकलिंग्स की, जिसमें फादर यानी मिस्टर कीजिंग को वो दिखाना चाहते हैं कि आप उनके फादर जैसे हो, जो उन बच्चों की हत्या करने में लगा है, जो उनकी आवाज उनके गले से चुराने में लगा है। वो कहते हैं क्या आपको लगता है मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे?
तो मिस्टर कीजिंग एक डिसिप्लिनेरियन थे, वो अनुशासक तो थे, वो चाहते थे कि उनके छात्र पाठ के दौरान ध्यान केंद्रित करके रखें, उनका ध्यान भटके नहीं। वो बड़े अनयूजुअल वेज, वो बड़े अजीब अजीब से तरीके लेकर आते थे, जिससे वे बच्चों को चाहते थे कि वे मूल विचारों को प्रोत्साहित करते थे कि भैया तुम अपने ओरिजिनल थॉट्स को इनकरेज करो। द फनी टॉपिक्स जो उन्होंने एन को दिए ड्यूरिंग एज अ पनिशमेंट, वो दिखाता है कि वो स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन एक मैथ्स टीचर एक इंग्लिश असाइनमेंट दे रहा है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि वो एक सब्जेक्ट को हटाकर बाकियों की भी पूरी रिस्पेक्ट करते थे। और वो एन को टॉपिक भी ऐसे देते थे, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स, इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, अ चैटरबॉक्स। तो जितने भी नाम वो लेकर आए उसके लिए, उनसे ये पता लगता है कि वो उतने भी बुरे नहीं थे। समझ में आया बच्चों? तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, और इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर के बारे में आ सकते हैं, उनको देखते हैं। वो कहते हैं क्या एन राइट थी जब उसने बोला कि द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल? वो कहते हैं क्या ये बात सही है जब एन ने बोला था कि कोई भी इंसान एक 13 साल की बच्ची की बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा? जी नहीं, वो बात बिल्कुल गलत थी। बिकॉज आगे आगे क्या होता है, जब एन मर जाती है ना, जब एन का निधन हो जाता है, जब वो उनकी हत्या हो जाती है, उनको भी होलोकॉस्ट में ही मार दिया गया था। जब ज्यूज मारे जा रहे थे देश भर में जर्मनी के, तो उसके अंदर इनको भी मार दिया गया था, बिकॉज तब तक जो हिटलर था ना वो नीदरलैंड पहुंच गया था जहाँ पर ये रहती थी। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद जब इनके फादर भी वो जगह छोड़कर जा रहे थे, तो उस समय पे इसके फादर को इनकी डायरी मिलती है। बस वहाँ से निकल ही रहे थे कि उनको अपनी बेटी की डायरी मिल जाती है। और फिर जब वो देखते हैं अपनी बेटी की डायरी को, कि उनकी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो डायरी जब उनके हाथ लगती है, तो वो पहले तो डायरी को देखकर बड़ा ही दुखी होते हैं, और फिर वो उसे जर्मन सोसाइटी को दे देते हैं कि वो उस डायरी को उनके लिए पब्लिश कर दें। अब वो डायरी पब्लिशिंग के लिए क्यों दी गई थी बच्चों? वो डायरी पब्लिशिंग के लिए इसीलिए दी गई थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई थी जिससे हमें ये पता लगता था कि होलोकॉस्ट के टाइम पे, यानी जब हिटलर ने जर्मनी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, जब उसने ज्यूज को मारना, यहूदी लोगों को मारना शुरू किया था, तो किस तरीके से उनकी हत्या की जा रही थी या लोगों के मन पर क्या बीत रही थी, वो सब बातें ही उस डायरी के अंदर। Anne Frank wrote her diary while hiding in her family with 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in the World War II. एन फ्रैंक की कहानी में पॉइंट ये था कि एन फ्रैंक ने डायरी तब लिखी थी जब वो अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के ऑफिस के टॉप फ्लोर पे, जो एक हिडन फ्लोर था जहाँ लोगों को पता नहीं था कि कोई है, वो वहाँ पर छुपे हुए थे। कहाँ पर? एम्स्टरडैम के अंदर। क्यों? उस समय बिकॉज जर्मनी जो था ना, उन्होंने नीदरलैंड को कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में कलेश हो ही रहे थे। एन फ्रैंक ने द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड के जर्मन कब्जे के दौरान एम्स्टरडैम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छुपके हुई अपनी डायरी को लिखा था। The diary was given to her on her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until the final entry of 1 August 1944। यानी जब वो कुछ 15 साल की थी तभी उनका निधन हो गया था। वो कह रहे हैं वो डायरी उनको दी गई थी उनके 13वें जन्मदिन के लिए, उनके 13th बर्थडे के लिए। और उसमें कहाँ से इवेंट लिखे हैं? 12 जून जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, 12 जून जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, उस दिन से लेकर 1 अगस्त 1944 जिस दिन उनसे वो डायरी छिन जाती है, या वो असल में ना वो भाग जाती हैं, उनकी मदर अलग भाग जाती है, एन अलग भाग जाती है, और अनफॉर्चुनेटली एन मर जाती है, मार्गरेट मर जाती है, मदर मर जाती है, सिर्फ फादर बच जाते हैं। तो तब तक उनकी डायरी के अंदर पॉइंट्स लिखे गए थे। When Anne set off to write this diary, she intended to be the musings of a 13-year-old girl. 1942 में सिचुएशन बुरी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी। तो तब उन्होंने जब इस डायरी को लिखना शुरू किया था, वो एक 13 साल की बच्ची की दिलचस्प कहानियों के फॉर्म में, कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, उन सबको दर्शाने के लिए लिखा था। And felt that later on no one including herself would be interested in it। और बाद में उसको ये लगा कि ना वो खुद और ना ही कोई और कभी उसकी उस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। वो डायरी तो उसकी है, कोई क्यों ही पढ़ेगा एक लड़की की? 13 साल की लड़की की जिंदगी में क्या ही ऐसा होगा कि उसको दुख लगेगा या उसको बुरा लगेगा। However, ये डॉक्यूमेंट जो है, इट इज अ सच यूनिक रिकॉर्ड कि वो इवेंचुअली पता लगता है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बदलती गई, कैसे डच वहाँ पर उनकी सोसाइटीज़ के अंदर आए और किस तरीके से उनके ऊपर कैप्चर कर लिया गया। तो वो कहते हैं
डायरी उसने अपने 13वें जन्मदिन के लिए दी गई थी और 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के अंतिम प्रविष्टि तक उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है। ये 13 वर्षीय लड़की जो थी, उसने महसूस किया था कि कोई क्यों ही मेरी डायरी को पढ़ेगा, किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि यह दस्तावेज एक अनूठा रिकॉर्ड है जो अंततः इसका मूल डच से कई भाषाओं में अनुवाद में किया गया है। और ये इतनी बढ़िया डायरी है कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि डायरी इतनी फेमस हो जाएगी, लेकिन इसको डच लैंग्वेज से, कहाँ लिखा है डच, हाँ, इसको डच लैंग्वेज से इसका अनुवाद यानी इसको ट्रांसलेट किया गया है कुछ 13 बाकी लैंग्वेजेस में, ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ सके। और ये दुनिया में से बहुत ज्यादा अधिक पढ़े जाने वाली किताबों में से, पुस्तकों में से एक बन गई। वन ऑफ द मोस्ट रेड नॉवेल्स, वन ऑफ द मोस्ट रेड डायरीज या बुक्स ऑफ द वर्ल्ड ये बुक बन गई। तो किसी को दूर दूर तक, इवन एन को भी लगा नहीं था, कहीं उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी डायरी इतनी फेमस हो जाएगी। ऑब्वियसली अब वो मर चुकी थी जब उसकी डायरी फेमस हुई, तो उसे खुद नहीं पता क्या हुआ। अच्छा, एक ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, अगर आप लोग कभी पढ़ोगे ना तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैंने सुना था कहीं पे कि एक लड़की थी, मुझे जगह नहीं याद उसकी, ऐसा कहते थे कि उसमें एन फ्रैंक का कुछ था, लाइक शी हैड सम सोल ऑफ एन फ्रैंक। तो वो बताती थी कि मैं यहाँ थी, ऐसा था वैसा था। तो पहले 15 साल इट वॉज बिलीव्ड कि वो लड़की का जो है ना, एन का ही सोल उसकी बॉडी में आ गया, और एन को सब याद था कि मैं यहाँ गई थी, वहाँ गई थी। वो लड़की गई भी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को, जो उसके उस जन्म के पेरेंट्स हैं, उसको लेकर भी जाती है कि पता है आपको कि मैं यहाँ पे गई थी। और जब वहाँ जाते हैं तो जो जो चीज़ें उसने बताई वो बिल्कुल सही सही बताई थी। वो गई भी नहीं कभी, उसने वो जगह को एक्सपीरियंस भी नहीं किया, फिर भी वो ये सारी चीज़ें बता पाई। तो मतलब ये बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, ढूंढना। Many films, television, theatrical production, even opera have been based on this diary. बड़ी सारी मूवियाँ, बड़े सारे टेलीविजन शोज, बड़े सारे थिएटर में जो इनके नाटक होते हैं, ओपेरा, म्यूजिक, ये सब इनके ऊपर बेस्ड है। अब वो कहते हैं कई फिल्में, टेलीविजन और नाट्य प्रस्तुतियां, यहाँ तक कि एक ओपेरा भी इसकी डायरी पर आधारित है। एक परिपक्व और अंतदृष्टिपूर्ण दिमाग के काम रूप में वर्णित डायरी नाजी कब्जे के तहत दैनिक जीवन का एक अतरंग परीक्षा प्रदान करती है। कि दैनिक, उस टाइम पे एन्स की डायरी जो है ना, वो एक अच्छा इंसाइट वो देती है हमें, यानी एक बड़ी डीप वो देता है, एक नॉलेज देता है कि उस समय पे कैसे उनकी डेली लाइफ होती थी, इनका रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलती थी नाजी ऑक्यूपेशन में। जब नाजी ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था तो उस समय पे इनकी जिंदगी कैसी थी। एन की डायरी जो है, जिसे वो किटी कहती है, वो एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ राइटिंग नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बिकॉज जो जो चीज़ें उसने लिखी है वो एक क्रिएटिव वर्क है, जिसने अलग अलग लोगों के एज ग्रुप्स को, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों, फॉलो करने वाले लोगों को भी, ये एक ऐसी रचनात्मक कार्य है जिसने आयु समूह और सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों में रुचि पैदा की है। सब लोग जानना चाहते थे कि होलोकॉस्ट में आखिर हुआ क्या था। कई चीज़ें वो हैं जो हमें बताई जाती हैं, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो लोग अपने डेली लाइफ में जीते थे। तो ये उस टाइम पे लोगों की डेली जिंदगियों में, रोजमर्रा की जिंदगियां कैसे बीत रही थी, कितना डर, कितनी दहशत थी, ये उन सब का एक फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है। एक फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड क्या होता है बच्चों? फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड होता है बेसिकली आप बीती, जो आपने खुद ने उसको देखा है, खुद उसको झेला है, तो वो आप बीती होती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। एन बिलीव्स कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? वो कहते हैं एन बिलीव करती है कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है लोगों से, एंड इट इज ट्रू, क्योंकि पेपर इज पैसिव एंड साइलेंट रिसेप्टर दैट डज नॉट गेट रेस्टलेस लाइक ह्यूमन बीइंग इफ एनीथिंग इज रिटन ऑन इट। अब वो कहते हैं जैसे इंसान को आप कुछ भी बोलते हो ना, तो बस आप भचक्का से जाते कि अरे यार मेरे को क्यों बता रही है, मेरे को नहीं सुनना, इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन पेपर ऐसा नहीं है, वो शांति से जितना भी उसको बताया जा रहा है वो रेस्टलेस नहीं होता, वो हलचल नहीं होती उसके शरीर में, मचलता नहीं है वो, अगर उसको कुछ बताया जाता है तो। ठीक है, यह मानना है कागज में लोगों से ज्यादा अधिक धैर्य है, ये सत्य है। कागज एक निष्क्रिय और मौन ग्रही है, जिस पर कुछ भी लिखा जाने पर मनुष्य की तरह बेचैन वह नहीं होता। यानी अगर जैसे इंसानों को कुछ भी बोलते तो वो बेचैन हो जाते हैं, डायरी में या पेपर में ऐसा नहीं होता। इट अलाउज टू रिकॉर्ड एज मेनी एंड एज वेरिड थॉट्स एज रिक्वायर्ड बाय हिम और हर। आप जितना चाहो उतना उस पर लिखो, जो चाहो, कोई भी चीज करना चाहते हो, वेरिड यानी अलग अलग चीजों को अगर आप लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। एन की एक लविंग फैमिली थी, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो चीज मजे करती थी। लेकिन अगर बात आती थी ट्रस्ट करने की, यानी अगर आप जैसे होता है ना कि हम लोग दिन भर घूम आए,
हमने बहुत मजे कर लिए, लेकिन रात को हम अकेले हैं, हमारे पास अपने मन की बात करने के लिए कोई नहीं है, तो हमारे दिन में भी, हमारे दिमाग में भी वो गाना चलता है ना, टूटे मकाम, कौन सा, एक बार ही बन गए फिर ऐसे जुड़ गए, ऐसे बनते कहाँ हैं। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि जब वो रात को बैठ के हम भी दुखी होते हैं। तो एन का भी यही हाल था कि दिन में लोग तो बहुत थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन जब समय आता था किसी से मन की बात करने का तो कोई भी नहीं मिलता था। She felt that her musings were not of any interest to people around her. उसको लगता था कि जो भी उसकी बातें हैं वो किसी को क्या ही इंटरेस्ट करेंगी, एंड वो अपने पेशेंस लूज कर देंगे if she would talk to them about her feelings and observations. और अगर वो अपने मन की बातें उनके सामने रखेगी तो वह क्रोधित हो जाएंगे। यह लेखक उसके आवश्यक कई और विविध विचारों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। एनी को एक प्यार करने वाला परिवार और दोस्तों का एक समूह मिला था जिसके साथ वह मजे कर सकती थी, लेकिन जब भी वह उन्होंने किसी पर विश्वास नहीं करने की बात आती थी तो वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती थी। वह अपने मन की बात किसी के आगे भी नहीं रख पाती थी, क्योंकि उसने आरक्षित प्रकृति उसे दूसरों के सामने खुलने की अनुमति नहीं देती थी, यानी उनका नेचर ही नहीं था। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बच्चों कौन होता है? इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। उसने महसूस किया कि उसे चिंतन और कोई आसपास के लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अगर वह अपनी भावनाओं और टिप्पणियों के बारे में किसी से बात करेगी तो बाकी सामने वाला जो है वो धैर्य खो देगा, वो गुस्से में आ जाएगा। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि लोग नहीं तो डायरी ही सही, और इसीलिए उसने अपने मन के भाव को एक डायरी में लिखना शुरू किया बच्चों, जिसका नाम था किटी। इसके थ्रू वो अपने मन के भाव को, जो भी उसके मन में बातें थी, उन्हें वो बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे अपनी डायरी में उतार सकती थी। किटी जो था वो ऑल पेपर। किटी क्या थी? वो सिर्फ पेपर था, दूर दूर तक उसमें इंसानियत को कोई वो नहीं था, सिर्फ पेपर था, और जितना वो चाहे उसके अंदर लिख सकती थी। तो स्टेटमेंट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो इसके केस के अंदर एकदम सही थी। इसलिए उसने अपनी डायरी में अपने विचार लिखने का विकल्प चुना, जिसका नाम उसने प्यार से किटी रखा था। इससे उन्हें प्रतिक्रियाओं की चिंता किए बिना खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की मदद मिली कि जो चाहो वो लिख डालो। किटी पूरी तरह से कागजी थी और एनी द्वारा बताई गई प्रासंगिक और अप्रासंगिक बातों को सुनने के लिए असीमित धैर्य रखती थी। अतः यह कदम बिल्कुल ठीक है कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है, और यह बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों से बेटर पेपर में लिखो यार, पेपर इन द सेंस आंसर शीट वाला पेपर नहीं, डायरी में लिखो। लोग तो कभी तुम्हारी बातें आगे बता देंगे, कहीं और से बता, तो लग रहा है कि तुम्हारी बातें आगे पास हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, लेकिन अगर तुम डायरी लिखते हो ना तो डायरी की बातें सिर्फ डायरी में रहती हैं, ठीक है, वो कभी भी किसी तक नहीं पहुंचती, वो सब चीजें बस तुम्हारे तक ही कन्फाइंड रहती हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डायरी में लोगों से ज्यादा पेशेंस कैसे होती है। अब वो कहते हैं एन का तीसरा ऐसे क्या था और उसका मिस्टर कीजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा। एन ने जो तीसरा ऐसे लिखा उसका मिस्टर कीजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब वो कहते हैं एन का तीसरा ऐसे जो था ना, वो क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स नाम का एक ऐसे था। उसने अपने दोस्त सैन की मदद ली थी जो पोएट्री अच्छा लिखती थी, इसको लिखने के लिए टू एंड इन वर्ड्स, यानी पोएट्री की, भैया पोएट्री के अंदर उसका ऐसे जो है वो एंड हो जाए। एंड बहुत ही खुश थी जब उसने ऐसे कंप्लीट कर लिया। उसे पता था कि मिस्टर कीजिंग जो है वो ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर, यानी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो विद दैट रिडिकुलस सब्जेक्ट, तो मैथ्स उसे वैसे अच्छा नहीं लगता, उसे बड़ा बेकार विषय लगता था, बट उसने सोच लिया था कि नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई नहीं, मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी। तो उसने एक बड़ी ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी कि जिसमें एक मदर डक और एक फादर स्वैन थे और उनके 3 बच्चे डकलिंग्स थे, जिसको उसके फादर ने गले में काट काट के मार दिया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे और उसके फादर इरिटेट हो जाते थे। इस तरीके से वो मिस्टर कीजिंग को हिंट कर रही थी कि वो एन को बोलने से ना रोकें। मिस्टर कीजिंग ने, भले वो टीचर ऐसा पढ़ लेना कि उसे कोई ऐसा बोल रहा है कि तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ऐसा भी, तो हो सकता है कि टीचर ऑफेंड हो जाए, गुस्से में आ जाए, लेकिन मिस्टर कीजिंग ने जोक को सही तरह से समझा, उन्होंने अपने कमेंट्स ऐड करे और बाकी क्लासेस में भी उन्होंने स्टोरी को सुनाया। तब से उन्होंने एन को क्लास में बात करना भी अलाउ कर दिया और यहाँ पर उसे ना एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कुछ। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग वाज अम्यूज्ड कि भैया उन्होंने भी अब जोक करने शुरू कर दिए, यानी जो मिस्टर कीजिंग थे वो भी एक अच्छे टीचर के रूप में बदल गए। एनी का तीसरा निबंध क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स विषय पर था।
इस पूरे निबंध के पद्य में लिखने के लिए उसने अपने मित्र सैन की मदद ली थी। संडे नहीं है वो, सैन है। सैन की मदद ली थी जो कविता में अच्छी थी। जब एनी ने निबंध को पूरा किया तो वह बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि कीजिंग उसको हास्यपद विषय के साथ उस पर मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया था कि मजाक उन पर हो। उसने एक बतख माँ और पिता हंस के बारे में 3 बतख के बच्चों के साथ एक सुंदर कविता लिखी थी, जिसमें पिता द्वारा काट लिया गया था क्योंकि वह बहुत ज्यादा बुदबुदाते थे। इस तरह उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मिस्टर कीजिंग की ओर इशारा करके एनी ने उन्हें बताने की कोशिश करी थी कि बात करना उनकी स्वाभाविक आदत है और वह अगर उन्हें रोक रहे हैं तो वह बड़ा ही गलत काम कर रहे हैं। सौभाग्य से कीजिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी शामिल करी और कई अन्य कक्षाओं में भी जाकर सुनाया। तब से उन्होंने एन को क्लास में बात करना अलाउ कर दिया और उन्हें किसी भी चीज के लिए डांटा नहीं। उसके बाद से उन्होंने उसको डांटना छोड़ दिया और एन को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रखा। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ हमारा एन फ्रैंक का चैप्टर भी होता है खत्म। इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आने के चांसेस होते हैं वो उसका थर्ड ऐसे होता है कि थर्ड ऐसे कैसे उसका अलग था, या एक दे देंगे ऑल 3 ऐसेस की उसके तीनों ऐसे समझाओ भैया, उसके तीनों ऐसे क्या थे, या उसके अलावा वो आपको दे देंगे पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल वाला सवाल, पेपर हैज मोर पेशेंस। तो ये सारे सवाल बच्चों आपको इसके अंदर दिए जा सकते हैं जो आप लोग करेंगे। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। एक और डाउट था बच्चों का कि मैम इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है। तो बच्चों इसमें सेंट्रल आइडिया कुछ नहीं है, इसमें सेंट्रल आइडिया बस इतना है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इसी के साथ बच्चों होती है हमारी आज की क्लास खत्म। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आज संडे है तो बच्चों तमीज से पढ़ लेना, थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेना चीजों की, टेस्ट देना, आज कोई भी टॉपिक का टेस्ट उठा लो और जरूर आज उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अब मिलेंगे बच्चों हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन।